नमस्कार। हाजिर हूँ आप लोगों के साथ स्पोकन क्लास को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस क्लास का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। कल कतिपय कारणों से मैं नहीं आ सका था, इसलिए आज ससमय उपस्थित हूँ। मित्रों, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में जितनी लोगों के अंदर चाहत है उतनी ही भ्रांतियाँ भी हैं। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि अंग्रेजी आखिर इतनी पॉपुलर क्यों हुई। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें तो अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज़ों के रुतबे को देखकर, अंग्रेजी जानने वालों के ठाट बाट को देखकर यहाँ के जो सामान्य जनमानस थे उनमें ये भावना हुई कि यदि हमारे बच्चे भी अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल कर लें तो उनका भी जीवन, उनका भी ठाट बाट बेहतरीन हो जाएगा। इस उद्देश्य से वे लोगों के अंदर एक क्रेज सा पैदा हुआ बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने की। और यही कारण था कि भारत में मिशनरीज अपने पांव फैला सके, मिशनरी स्कूलों के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने की प्रलोभन दे देकर लोगों को वास्तविक शिक्षा से दिग्भ्रमित किया जाता रहा। आज मैं आप लोगों के सामने अंग्रेजी को इस रूप में प्रस्तुत करने वाला हूँ कि आप घर बैठे अंग्रेजी सीख जाएंगे और आप यह भी सहज महसूस कर पाएंगे कि आपके बच्चे तथाकथित मिशनरी स्कूलों में कैसी अंग्रेजी सीख रहे हैं। मित्रों, अंग्रेजी की वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा समृद्ध है 10 लाख शब्दों के साथ। लेकिन यह 10 लाख शब्द के बारे में सुनकर आपको भयभीत होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें दुनिया के लगभग सभी भाषाओं का एसिमिलेशन है। अंग्रेजी ने दुनिया के तमाम भाषाओं से बोरो किया है शब्दों को। मूल अंग्रेजी के शब्द संख्या में यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं एक फिगर के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी की वास्तविक स्थिति है क्या। आप ये देख लीजिए, 10 लाख शब्दों वाला विशाल 10 लाख या 1 मिलियन भी आप कह सकते हैं वर्ड्स वाला ये अंग्रेजी है। अब इसके वास्तविकता पे आइए। इसका लगभग 25% अंग्रेजी ने लैटिन से बोरो किया है। लैटिन रोम की भाषा है। आप जिन भी शब्दों के अंतर में लास्ट में यूएम लगा हुआ देखते हैं, डेटम, डिक्टम, जितने भी शब्द के अंत में यूएम लगा हुआ देखते हैं आप, वो लैटिन से लिया गया है। 25% अंग्रेजी के शब्द बोरोड फ्रॉम लैटिन हैं। नेक्स्ट पे आप आ जाइए, लगभग 22% ये ग्रीक से लिया है। 22% यह ग्रीक से लिया है। जिस भी शब्द के अंत में आप ओएस या ओयूएस देखते हैं, जैसे फोबोस, फोटोस, ये सारे अंग्रेजी के शब्द नहीं हैं, ये सारे ग्रीक से लिए गए शब्द हैं। अब आइए नेक्स्ट में, लगभग 15% इसमें फ्रेंच का बोरोइंग है। 15% इसमें फ्रेंच का बोरोइंग, मैं नजदीक से दिखाने का प्रयास करता हूं आप लोगों को। 15% फ्रेंच का बोरोइंग है। जैसे हम लोग मिस्टर बोलते हैं, यह मूल रूप से फ्रेंच का मोंजियो है। जो हम लोग मैडम बोलते हैं, यह मदाम है फ्रेंच का, और इसका प्लूरल फ्रेंच में मेल्सडेम होता है।
अब आइए आप देखिए हिंदी का कितना इसमें योगदान है। लगभग 3% हिंदी का योगदान है अंग्रेजी के वोकैबुलरी में। जैसे आपने लूट, डकैत, पंडित, भाभी, ये सारे शब्द आप अंग्रेजी के डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं। अब आइए संस्कृत पे, लगभग 2% का योगदान संस्कृत का भी है। जैसे आप आई के साथ एम जोड़ते हैं, ही और सी और इट के साथ ईट जोड़ते हैं। आज तक आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आई भी सिंगुलर है, ही सी इट भी सिंगुलर है, तो आई के साथ एम क्यों होता है और ही सी इट के साथ ईज क्यों होता है। तो आज जान लीजिए, ही सी इट संस्कृत के स्व विभक्ति से लिया गया है, आई संस्कृत के अहम विभक्ति से लिया गया है, और एम लिया गया है आमी से, और ईज लिया गया है अस्थि से। तो अहम के साथ आमी होगा और स्व के साथ अस्थि होगा। अब आप उर्दू पे आ जाइए, लगभग 2 से 3% योगदान उर्दू का भी है। मुशायरों में आपने सुना होगा अर्ज किया है। आप अंग्रेजी में देख लें डिक्शनरी निकालकर, URGE अर्ज। अंग्रेजी में उर्दू के शब्द भी हैं। तो मित्रों, मैं बताना ये चाह रहा था कि अंग्रेजी की अपनी औकात कुछ नहीं है। चूंकि अंग्रेजी में विश्व के तमाम भाषाओं का वर्ड एसिमिलेटेड हैं, इसलिए इसका वोकैबुलरी 10 लाख है। ये तो इसकी विशालता की बात हुई। अब मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अंग्रेजी सीखना हिंदी या संस्कृत सीखने से कहीं ज्यादा आसान है, क्योंकि अंग्रेजी में हर कुछ एक पैटर्न पर है। हिंदी में कर मतलब टैक्स होता है, कर मतलब हाथ भी होता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में हर कुछ एक पैटर्न पर निर्धारित है। तो मैं शुरुआत करता हूं, ज़्यादा बातें होती रहेगी, लेकिन चूंकि पढ़ाई की बात है तो मैं इस पर अब फोकस देते हुए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि यदि एक सप्ताह, मात्र एक सप्ताह आप सिर्फ लाइव क्लास देख लें, तो ये गारंटी है मेरी कि आप अंग्रेजी सिर्फ बोल ही नहीं सकेंगे, लिख भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे, और मिशनरी स्कूलों से गलत अंग्रेजी पढ़ के आने वाले अपने बच्चों को सही अंग्रेजी बता भी सकेंगे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक कलम, आप लोग अब कलम लीजिए, एक कॉपी अपने पास रखिए और ध्यान दीजिए। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के दिमाग में ही लिख दूं। बोर्ड पर लिखना, पैकेज, ये सब सेकेंडरी होगा। प्राइमरली मैं आप लोगों के दिमाग में ही इनपुट डाल दूंगा और आप देखेंगे कि कितनी सहजता से आप उसे अपने आप में एसिमिलेट कर लेते हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोग को ये बात भी जानना जरूरी है, जानना चाहिए कि किसी भी चीज का शुरुआत यदि हम रूट लेवल से करते हैं तो उसको सीखने में डर की जो मात्रा होती है वह कम हो जाती है। स्पोकन इंग्लिश क्लास के दौरान हम जिन बातों पर फोकस करेंगे उसमें होगा, सबसे न्यूनतम इकाई से शुरू करेंगे, लेटर से, ABCD से। फिर हम आएंगे प्रोनाउंसिएशन पे, कि आज आप देखेंगे कि मिशनरी स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी के साथ कितना दुराचार करते हैं। शब्दों के उचित प्रोनाउंसिएशन के बिना वे अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है, वन रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ruins द कंप्लीट कम्युनिकेशन। यदि आपने एक गलत शब्द उच्चारित कर दिया, आपकी जो पूरी बातचीत है उसका सार तत्व ही खत्म हो जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है। आगे आप पाएंगे कि इम्पोर्टेंट और इम्पॉर्टेंट में क्या अंतर है। यदि आपने किसी को कह दिया कि यू आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी,
यह सोच करके कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो इम्पोर्टेंट का मतलब हिजड़ा होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। उसका मैं मैथमेटिकल पैटर्न आप लोगों को बताऊंगा। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट हिजड़ा होता है। आज आप इन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं ABCD से। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में जो अल्फ़ाबेट है वो लेटर की संख्या कितनी है? 26 है। अंग्रेजी में टोटल लेटर्स कितने हैं? 26 हैं। और इन 26 लेटर्स को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला वर्ग है वायल का, इसको वोवेल नहीं पढ़ेंगे, यह है वायल। वायल क्यों है वायल, आगे चल करके आप जानेंगे। तो पहला है वायल, जिसकी संख्या 5 है। और आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि AEIONU जो है ये वायल है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि AEIONU ये 5 वॉयल्स हैं। अब नंबर आता है कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट की संख्या 19 है, 19 है कॉन्सोनेंट की संख्या, जिसमें आप BCDF ... आप इतना तो जरूर जानते होंगे। तीसरे नंबर पर आता है सेमी वॉयल। इसको जानना जरूरी है क्योंकि इसकी संख्या 2 है, W और Y। आप कहेंगे सर बच्चे की तरह आप ABCD बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये समझने की जरूरत है आज कि हम लोगों को किस तरह से मिशनरी स्कूलों वालों ने छला है, शुद्ध अंग्रेजी की जानकारी से मरहूम रखा है, अलग थलग रखा है। इसलिए मैं जड़ से शुरू करना चाहता हूं। जड़ से ही मैं इसको पूरी तरह से आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली प्रोजेक्ट करूंगा। तो आप देख लें कि 5 वॉयल है, 19 कॉन्सोनेंट है और मात्र 2 सेमी वॉयल है, W और Y। अब इस पर यहां ये जान लीजिए, आप न लिखना है, न याद करना है, न रटना है कि वॉयल्स हम किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में जीभ दांत या तालू से नहीं सटे वे वॉयल्स हैं। जैसे ए बोलते समय आपका जीभ दांत या तालू से नहीं सटता है, आप 5 को देख लें बोलकर। दूसरे नंबर पर कॉन्सोनेंट है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा का प्रवाह, फ्लो, थोड़ा या पूरा रुक जाए वो कॉन्सोनेंट है। आप बोल के देखिए, बी बोलते हैं तो हवा रुकता है, सी बोलते हैं रुकता है, डी बोलते हैं रुकता है, यदि एफ बोलते हैं तो पूरा रुक जाता है। अब बात आती है W और Y का। बहुत ही गंभीरता से इसको समझें आप कि कॉन्सोनेंट का अपना साउंड है, वॉयल का अपना साउंड है, लेकिन W और Y का अपना कोई साउंड नहीं है। W और Y को यदि आप किसी भी वर्ड के आरंभ में रख दें तो यह कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। W और Y को यदि आप किसी वर्ड के आरंभ में रख दें तो यह कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। यदि आप इसको बीच में रखेंगे तो ये वॉयल का साउंड देगा, लास्ट में रखेंगे तो ये आपको वॉयल का साउंड देगा। फिर से मैं एक बार रिवाइड कर दूं कि सेमी वॉयल की खासियत ये होती है कि इसका अपना कोई साउंड नहीं होता है। यदि आप वर्ड के आरंभ में इसको रख दें तो यह कॉन्सोनेंट की ध्वनि देता है, और बीच या अंत में रखेंगे तो यह वॉयल की ध्वनि देगा। अब बात उठती है कि कौन सा कॉन्सोनेंट, कौन सा वॉयल। तो यहां भी देखिए आप कि अंग्रेजी हिंदी पर डिपेंडेंट है। ये हिंदी की वॉयल की बात हो रही है, जिसमें ओ है, आ है, ओ है, औ है, अ है, हरस ई है, दीर्घ ई है, हरस उ है, दीर्घ उ है, ए और अ है। ये 11 वॉयल है। यदि आप
डब्लू और वाई को शब्द के बीच या अंत में रखेंगे तो इस 11 वॉवेल में से किसी का साउंड होगा। यदि आप शब्द के शुरू में रखेंगे तो इनके अतिरिक्त साउंड होगा, यानी कि कॉन्सोनेंट का साउंड होगा। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, डब्लू से कोई शब्द शुरू कीजिए, जैसे WATCH है वॉच। वॉच का दो मतलब होता है, एक तो घड़ी और दूसरा मतलब होता है पहरा देना, इसी से वॉचमैन बनता है। लेकिन मेरा बताना यह है कि डब्लू मैंने शुरू में रखा है तो डब्लू का साउंड वो हो रहा है। वर्ड के आरंभ में डब्लू रहने से डब्लू का साउंड वो हो रहा है। अब बीच में रखिए, जैसे OWL आप लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं आउल। आउल मतलब उल्लू होता है। अब जैसे ही डब्लू को बीच में रखा आपने, इसका साउंड ह्रस्व का हो गया। अब आप इसको लास्ट में रखिए, COW, इसका उच्चारण होता है काव। डब्लू लास्ट में आते ही ह्रस्व का साउंड दे दिया। अब वाई को लीजिए, आज तक हम लोगों ने जो अंग्रेजी देखी है, सीखी है, या बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले जो अंग्रेजी सिखाते हैं, वाई को आप देखिए, YEAR, YEAR। आज तक आपने इसको इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, दीर्घई य और र, जो कि पूरी तरह से गलत है। वाई शुरू में रहेगा तो दीर्घई का साउंड दे ही नहीं सकता है। आज आप डिक्शनरी खोलें से किसका उच्चारण होगा, य, दीर्घई य और र, अर्थात वाई जब शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट य का साउंड देगा, न कि वॉवेल दीर्घई का। आप बीच में रख लें इसको, CYCLE। आप पढ़ेंगे इसको साइकिल, और साइकिल में भी आप लोग धोखा खाते रहे हैं। साइकिल यदि कोई बोलता है तो आप चलाने वाला साइकिल समझ लेते हैं। साइकिल का वास्तविक अर्थ चक्र होता है, जो हम लोग चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइसाइकिल, नॉट की साइकिल। तो मैंने ये बताना चाहा कि वाई शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट की ध्वनि देगा, बीच या अंत में आएगा तो वॉवेल का ध्वनि देगा। आप लास्ट में रख लें तो BABY लिखने पर बेबी होता है, बेबी मतलब बच्चा होता है, और वाई लास्ट में आने पर यहां भी वॉवेल का साउंड देने लगता है। इसीलिए VOWEL को डब्लू बीच में आया है, इसलिए वॉवेल पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम उच्चारण में कॉन्सोनेंट नहीं रख सकते। ये तो बातें हो गई कि आपने अंग्रेजी के 26 लेटर्स का वर्गीकरण जान लिया। अब देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा अंतर होता है। हिंदी को जैसा मन आप लिख दें, लेकिन अंग्रेजी को जैसे वैसे नहीं लिख सकते आप। अंग्रेजी को लिखने के लिए पैटर्न है। बचपन में आपने 4 लाइनों वाला ये कॉपी जरूर देखा होगा, 4 लाइनों वाला। तो आज जान लीजिए कि अंग्रेजी को लिखना कैसे है, क्योंकि आपकी राइटिंग ही आपके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। यदि आप पैटर्न पर लिखेंगे तो दूर से ही आपकी लेखनी चमकदार होगी और अर्थपूर्ण भी होगी। यदि आपने पैटर्न के आधार पर नहीं लिखा तो वह उद्देश्यहीन लेखनी माना जाएगा। तो आप जान लीजिए कि 26 जो आपको स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स में से ये जो बीच का 2 लाइन है, आप लोग शायद देख रहे हो, ये बीच का जो 2 लाइन है, इस बीच के 2 लाइनों में ये ऊपर का 3 लाइन है, ऊपर के 3 लाइनों में, और ये नीचे का 3 लाइन है। 3 लाइनों में शब्द अलग अलग लेटर्स लिखे जाते हैं। एक ग्राफिक्स आप बना लीजिए, हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अंग्रेजी 3 तरह से लिखी जाती है। एक ऊपर से 3 लाइन, एक नीचे से 3 लाइन, और एक बीच का 2 लाइन। बीच के 2 लाइनों की यदि बात हो तो इसमें 14 लेटर्स लिखे जाते हैं, 14। यदि बीच की 2 लाइनों की बात हम करें तो इसमें स्मॉल फॉन्ट्स के 14 लेटर्स लिखे जाते हैं, जो है ACEIMNORSUVWX और Z। ये जो 14 लेटर्स हैं,
इसे बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। इसके आकार को देख करके भी आप समझ सकते हैं। अब ऊपर के 3 लाइनों की बात करें तो इसमें 7 लेटर लिखे जाते हैं। ऊपर के जो 3 लाइन है उसमें 7 लेटर लिखे जाते हैं। कौन कौन है वो 7 देख लें आप। बी, डी, एफ, एच, एल, के एंड टी। फिर से मैं बता दूं, ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाने वाले 7 लेटर हैं बी, डी, एफ, एच, एल, के और टी। अब नीचे के 3 लाइनों में यदि आप आते हैं तो 5 मात्र लेटर हमारे पास बचे हैं। वो कौन कौन है? जी हैं, जे हैं, पी हैं, क्यू हैं और वाई है। जी, जे, पी, क्यू, वाई ये नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। टोटल लेटर्स हो गए 26। अब आपको जब बड़ा फॉन्ट का कोई लेटर लिखना है जिसको हम लोग कैपिटल लेटर कहते हैं तो उसे आप ऊपर के 3 लाइनों में लिखेंगे, ए से लेकर जेड तक। ये कहां लिखा जाएगा? ऊपर के 3 लाइनों में। अब इस हिसाब से यदि आप ऐसे डेली लिखते हैं डी, ई, एल, एच, आई तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डी को आपको ऊपर के 3 लाइनों में लिखना है तो ऐसे लिखना होगा आपको डी, ई, एल, एच, आई। तो ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और इसका अर्थ भी होगा, अन्यथा ये अर्थहीन हो जाएगा। चलिए फिर अब आप लोगों ने थोड़ा महसूस किया होगा कि अंग्रेजी को लिखना कैसे है। अब बेसिक चीज पे आता हूं। अंग्रेजी बोलना मित्रों बहुत मुश्किल चीज नहीं है। यदि आप 4 दिन प्रयास करेंगे तो मेरा जो मेथड है अंग्रेजी बोलवाने वाला, उस 4 दिन के अंदर आप अंग्रेजी में शानदार कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 1 रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रूइंस द कंप्लीट कम्युनिकेशन। एक गलत प्रोनाउंसिएशन आपने यदि कर दी तो पूरा बातचीत ही आपका व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए मैं एक एक लेटर पर रिसर्च किया हूं जो आप लोगों से साझा करूंगा। पहले तो अल्फाबेटिकली आप इसको देख लें, फिर मैं फोनेटिक्स में इसको बताऊंगा और फोनेटिक्स खत्म होते होते आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन 100% परफेक्ट हो जाएगा। फिर आपको प्रोनाउंसिएशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं एक एक करके इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसा कि चंदन सर थोड़ा सा इसको साफ किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि वर्णों को 3 वर्गों में बांटा गया है, वॉयल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉयल। लेकिन उच्चारण के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो सेमी वॉयल का अपना कोई साउंड नहीं होता है। तो वर्ड 2 ही तरह से बटेंगे, या तो कॉन्सोनेंट या तो फिर वॉयल। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर वर्ण 2 ही तरह से बांटे जा सकते हैं, या तो कॉन्सोनेंट या तो फिर वॉयल। आइए शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट से, और निकाल लीजिए अपनी अपनी कॉपीज आप लोग। कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सोनेंट बी होता है। आप देखेंगे कि ये बी का एक ही साउंड होता है, बॉ। आप बी को कहीं भी रखेंगे तो बी का साउंड बॉ ही होगा, क ख ग घ नहीं हो सकता है। आप एक शब्द देखिए जिसमें बी शुरू में भी है, बी लास्ट में भी है। शब्द है बल्ब, BULB, बल्ब। ये बल्ब है। बल्ब में दोनों तरफ देखिए बी है और दोनों तरफ बॉ का ही साउंड आ रहा है। और बल्ब का 2 मतलब होता है। एक तो बिजली का जो ये बल्ब है वो बल्ब है, बिजली का बल्ब एक बल्ब है। दूसरा बल्ब शायद आप लोगों ने कभी खाया भी हो, पेड़ का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे भी हम बल्ब कहते हैं। सलजम की जो गांठ होती है उसको भी हम बल्ब कहते हैं। तो बी का उच्चारण बॉ होता है, इतना तो आपने समझ लिया। अब एक चीज समझना यहां बहुत जरूरी है कि बी का साउंड कहां नहीं होता है। आज आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ के आते हैं वह अंग्रेजी के साथ कितना दुराचार अत्याचार करते हैं। तो मित्रों, बी 2 जगह साइलेंट हो जाता है, यानी 2 जगह बी का अपना कोई साउंड
नहीं होता है। आइए देखते हैं। पहला जगह है, यदि किसी भी शब्द के अंत में एमबी लगा हुआ है। नोट कीजिए, यदि किसी भी शब्द के अंत में एमबी लगा हुआ रहे, फिर से ध्यान दीजिए, यदि किसी भी शब्द के अंत में एमबी लगा हुआ रहे, एमबी लगा हुआ रहे, तो ऐसे शब्द में अंतिम वाला जो ये बी है वह साइलेंट हो जाता है। जैसे एमबी लगा हुआ है तो बी साइलेंट हो जाएगा। शब्द के अंत में एमबी है तो बी साइलेंट हो जाएगा। अब आप ये अंगूठा का अंग्रेजी अपने बच्चों से पूछिए, जिसमें लेटर है THUMB। अंगूठा का अंग्रेजी THUMB लिखा जाता है, और अंग्रेजी मिशनरी स्कूल वाले इसको थंब पढ़ते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कैसी अंग्रेजी वो सिखा रहे हैं। चूंकि एमबी लास्ट में है, बी साइलेंट हो जाएगा, अतः इसका उच्चारण थम होगा। थंब नहीं हो सकता है, क्योंकि एमबी लास्ट में है, बी साइलेंट हो गया, उच्चारण थम हो गया। अब यदि आपने पैटर्न समझ लिया है तो सिर्फ एक शब्द आप नहीं सीखे कि हमको थंब नहीं बोलना है, थंब बोलना है। आपने पैटर्न सीख लिया। अब यदि DUMB की बात आएगी, DUMB, तो इसको आप निश्चित रूप में डम पढ़ेंगे। डम्ब नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके अंत में भी एमबी है। तो DUMB को हम डम पढ़ते हैं। अब COMB की बात आएगी, इसको हम कोम्ब नहीं पढ़ के कोम पढ़ेंगे। COMB को हम, जिसका कंघी अर्थ होता है, कोम्ब नहीं पढ़ते हैं, कोम पढ़ते हैं। यदि आपके बच्चे इसको कोम पढ़ रहे हो तो उसे कृपया डिक्शनरी दिखा दीजिए कि बेटा कोम नहीं होता है, एक कोम होता है। उसी तरह से चढ़ना का अंग्रेजी होता है CLIMB। इसको क्लाइंब नहीं पढ़ के क्लाइंब पढ़ना है। CLIMB, जिसका मतलब चढ़ना होता है। ये क्लाइंब नहीं हो सकता है, ये क्लाइम है। उसी तरह से BOMB, यदि आप लिखते हैं इसको बॉम्ब नहीं पढ़ के इसको बॉम्ब पढ़ेंगे आप, क्योंकि एमबी लास्ट में रहेगा तो बी साइलेंट हो जाएगा। फिर से रिवाइज कर लीजिए कि यदि एमबी शब्द के अंत में रहेगा तो बी साइलेंट हो जाएगा, चाहे वो डम हो, चाहे थम हो, चाहे कोम हो, चाहे क्लाइम हो, चाहे फिर बॉम हो। जहां भी एमबी लास्ट में आएगा बी साइलेंट हो जाएगा। अब यदि फिर एमबी बीच में आ जाता है तो फिर बी का साउंड हो जाएगा। जैसे कि आप क्लाइम में ही ER जोड़ दीजिए, CLIMB तक ये क्लाइम है, लेकिन जैसे ही आप इसमें ER जोड़ेंगे ये क्लाइंबर हो जाएगा, फिर से बी जल गया। लेकिन यदि अंत में रहे एमबी तो बी साइलेंट होगा 100%। एक जगह तो आपने देख लिया। अब दूसरा जगह देखिए आप कि यदि बी के तुरंत बाद टी लगा हुआ है। मित्रों ध्यान देंगे आप कि यदि बी के तुरंत बाद टी लगा हुआ रहे तो बी साइलेंट हो जाएगा। बी के तुरंत बाद टी रहने पर बी हो जाएगा साइलेंट। एक शब्द तो आप लोग बचपन से सही बोलते आए हैं और दूसरा गलत बोलते आए हैं। जैसे DOUBT को आप लोगों ने बचपन से सही बोला है डाउट, लेकिन DEBT को आप लोगों ने अभी तक शायद डेब्ट पढ़ा होगा, ये नहीं है सही। DEBT को हम डेब्ट नहीं डेट पढ़ेंगे, क्योंकि बी के बाद जो टी आ गया है तो बी साइलेंट हो गया है वहां, इसीलिए DOUBT डाउट है, DEBT फिर डेट है। उम्मीद करता हूं कि बी को आप समझ गए होंगे, या फिर एक बार रिवाइंड कर दूं कि बी का साउंड हमेशा ब होता है। बी दो जगह साइलेंट हो जाता है। यदि किसी शब्द के अंत में हम एमबी रख दें तो बी का कोई साउंड नहीं हो सकता है। उदाहरण के रूप में आप डम ले सकते हैं, थम ले सकते हैं, कोम ले सकते हैं, क्लाइम ले सकते हैं, बॉम ले सकते हैं। वहीं यदि किसी भी शब्द में
बी और टी एक साथ आ जाए, यानी बी के तुरंत बाद टी आ जाए, तो बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे बी टी एक साथ है इसलिए डाउट पढ़ते हैं, डाउट मतलब संदेह होता है। डी ई बी टी को हम डेट पढ़ते हैं, डेट का मतलब कर्ज या ऋण होता है। तो बी आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा। अब आइए सी पर। ये अंग्रेजी का जो लेटर सी है मित्रों, इस सी का 3 साउंड होता है। एक दंत स होता है, एक तालव्य स होता है और एक ओ होता है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बोल के ही समझाऊं। सी का 3 साउंड होता है, दंत स, तालव्य स और क। मान लीजिए कि कोई बच्चा आपसे आके पूछता है कि अंकल CITY को हम कीटी क्यों नहीं पढ़ेंगे, सीटी ही क्यों पढ़ें, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? आप जवाब नहीं दे पाएंगे वहां। लेकिन आज आप पैटर्न यदि जान लेते हैं तो निश्चित रूप से उसको जवाब दे देंगे। तो निकालिए कॉपी और लिखिए कि यदि सी के बाद ई, आई या वाई रहे, यानी सी के बाद यदि ई रहे या आई रहे या वाई रहे, तो सी का उच्चारण दंत स होगा। सी के बाद यदि ई रहे या आई रहे या फिर वाई रहे, तो सी का उच्चारण, जैसे आप देखिए RECEIVE, रिसीव, रोहरसई, सौदृगई, और वो रिसीव मतलब प्राप्त करना होता है। CITY, सिटी, सिटी मतलब शहर होता है। CYCLE, साइकिल, साइकिल मतलब चक्र होता है। तो आपने महसूस किया कि यदि सी के बाद ई रहे या आई रहे या वाई रहे, तो सी का उच्चारण दंत स हो जाएगा। 3 उदाहरण मैंने दिया, रिसीव, सिटी और साइकिल। अब इसके दूसरे उच्चारण पे आते हैं। यदि सी के बाद ई ए या आई ए लगा हुआ रहे, ये उच्चारण तालव्य स का देता है। सी के बाद यदि ई ए या आई ए लगा हुआ रहे, तो उच्चारण तालव्य स का हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं ओशन, OCEAN, ओशन मतलब महासागर होता है। ओशियन नहीं पढ़ेंगे, ओशन, EAN। सी के बाद ई आया है, उच्चारण तालव्य स हो गया है। दूसरा वर्ड देखिए, MAGICIAN। अब देखिए सी के बाद आई आया है, इसको हम लोग मैजिकियन नहीं पढ़ सकते। यानी सी के बाद यदि आई ए लगा हुआ रहे, तो सी का उच्चारण तालव्य स हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे आइए कि यदि सी के बाद ई, आई या वाई ना रहे, यदि सी के बाद ई ए या आई ए ना रहे, तो अन्य जो भी स्थिति में सी रहेगा उसका उच्चारण क हो जाएगा। जैसे CUT है तो इसको हम कट पढ़ते हैं, CAT है तो हम कैट पढ़ते हैं। अब बात आती है कि सी क्या कहीं साइलेंट होता है? बिल्कुल होता है। सी भी 2 जगह साइलेंट हो जाता है। यदि आप गंभीरता से गौर करेंगे तो सी भी 2 जगह साइलेंट हो जाता है। कहां कहां होता है देख लेते हैं। यदि सी के तुरंत बाद के रख दिया जाए, बोर्ड पर उल्टा दिख रहा है। वो बोर्ड पे उल्टा दिख रहा है। मैं बोल सूचनाएं आ रही है कि बोर्ड पे उल्टा दिख रहा है। कोई बात नहीं है, मैं बोल के तो बता रहा हूं। लिखने से ज्यादा मैं बोल के ही बताने में विश्वास रखता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कॉपी पर सीधा जरूर लिखेंगे। तो मैं बता रहा था कि सी के बाद यदि के रख दिया जाए तो सी साइलेंट हो जाता है। जैसे LUCK, लकक नहीं पढ़ते हैं हम, इसको लक पढ़ते हैं। सी के बाद के आया, सी साइलेंट हो गया।
पहला समझ गए कि यदि सी के बाद के रहेगा तो सी साइलेंट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर यदि आप आते हैं तो सी के तुरंत पहले एस हो, ध्यान दीजिए, कॉपी पर लिखिए, एस प्लस सी प्लस ई ऑब्लिक आई ऑब्लिक वाई। फिर से समझिए कि एस प्लस सी प्लस ई ऑब्लिक आई ऑब्लिक वाई, अर्थात ऐसे भी समझ सकते हैं आप, एस सी ई या एस सी आई या एस सी वाई रहने पर भी सी साइलेंट हो जाएगा। जैसे आप एस सी ई एन ई लिखते हैं तो इसको ससीन नहीं पढ़ते, सीन पढ़ते हैं। एस और ई के बीच में सी आया, साइलेंट हो गया। कभी आपने सोचा कि कोई बच्चा आके पूछ दे आपसे कि एस सी आई ई एन सी ई को हम साइंस नहीं पढ़ के साइंस क्यों पढ़ते हैं? आज आपको जवाब मिल गया कि यदि एस और आई के बीच में सी रहेगा तो साइलेंट हो जाएगा। जैसे एस सी आई ई एन सी ई, हम इसको साइंस पढ़ते हैं। और तीसरा उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं एस सी वाई टी एच ई, इसको हम लोग स्कीद नहीं पढ़ते हैं, ससीद नहीं पढ़ते हैं, बल्कि सीध पढ़ते हैं। सीध मतलब हसुआ होता है जिसमें घर में हम लोग काम करते हैं। एस सी वाई टी एच ई को हम लोग सीध पढ़ते हैं, ससीद या स्कीद नहीं पढ़ते। तो आपने देखा कि यदि सी के बाद के रहे तो सी साइलेंट हो जाएगा, सी के पहले एस और सी के तुरंत बाद में ई आई या वाई में से कोई भी रहे तो भी सी साइलेंट हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे लेटर डी पर। आपने कभी सोचा भी होगा कि डी के भी 3 साउंड होते हैं, एक तो ड, दूसरा बड़ी जॉ और तीसरा टॉ। डॉ तो आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा। आज आप देखेंगे कि डी का साउंड बड़ा जॉ भी होता है, जॉ, और टॉ भी होता है। कैसे? यह देखने की जरूरत है। जनरली डी का उच्चारण डॉ होता है। जैसे डी ए डी लिखते हैं आप तो इसको डैड पढ़ते हैं, डैड, डॉ दू ठो ऊपर से दे करके, डॉ आई का डॉ, डैड, डैड मतलब पिता होता है। डी डेड मतलब मृत होता है। अब देखिए यदि उच्चारण आपने थोड़ा सा अंतर कर दिया डेड और डैड में तो अर्थ का कितना अनर्थ हो जाएगा। सामान्य रूप से डी का उच्चारण डॉ होता है। गिने हुए कुछ शब्द हैं जिसे आप नोट कर लीजिए जहां डी का उच्चारण बड़ी जॉ होता है। कुछ शब्द हैं पूरे इंग्लिश डिक्शनरी में, इसलिए आप उसे लिख लें तो निश्चित रूप से आप पहचान पाएंगे कि डी का उच्चारण कहाँ बड़ी जॉ होता है। पहला वर्ड है सोल्जर, SOLDIER, यहाँ डी का उच्चारण बड़ा जॉ हो रहा है, सोल्जर। दूसरा है एजुकेट, EDUCATE। तीसरा है एजुकेशन, चौथा है एजुकेटिव, पांचवा है एजुकेशनल, छठा है एजुकेटेड, सातवां है ग्रेजुएशन, GRADUATION। यहां भी डी का उच्चारण बड़ी जॉ होता है, ग्रेजुएशन। आठवां है ग्रेजुएट। नौवां है इंडिविजुअल, INDIVIDUAL। यहां भी डी का उच्चारण बड़ी जॉ होता है, इंडिविजुअल। नवा है इंडिविजुअली। तो आपने महसूस किया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जहां डी का उच्चारण बड़ी जॉ हो जाता है। अब आइए डी का उच्चारण टॉ कहां होगा। यदि किसी भी शब्द के अंत में ईडी लगा हुआ रहे तो यह ईडी 99.99% जगहों पे टॉ का साउंड देता है। जैसे PASSED, पास्ट, MISSED, मिस्ट, WISHED, विस्ट। आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जहां भी
ईडी लास्ट में हो वह ट का साउंड देता है। आप शुद्ध प्रोनाउंसिएशन को और कन्फर्मेशन से जानने के लिए आधे घंटे का समय कम से कम BBC इंग्लिश न्यूज़ पर देंगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी महसूस होने लगेगी। तब मेरी बातें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आने लगेगी। अब बात आती है, क्या डी कभी साउंड लेस हो सकता है? क्या डी कभी साइलेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि डी के बाद आप GE लगा दें तो डी साइलेंट हो जाएगा। डी के बाद GE लगा देने से डी साइलेंट हो जाएगा। जैसे JUDGE, इसको हम जज नहीं पढ़ते, जज पढ़ते हैं। जज मतलब न्यायाधीश होता है। EDGE एज पढ़ते हैं, एज मतलब किनारा होता है। HEDGE हेज पढ़ते हैं, हेज मतलब मेड़ होता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, लॉज, नालीज, बहुत सारे उदाहरण हैं। जहां भी डी के बाद GE लग जाएगा, डी का साउंड नहीं हो सकता, डी साइलेंट हो जाएगा। अब डी तक ही रोकता हूं, क्योंकि अत्यधिक इनपुट एक दिन डाल देने से थोड़ा सा दिक्कत होगी उसको एसिमुलेट करने में, अपने आप में उसको समाने में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज का जो ये सेशन था, जिसमें आपने अंग्रेजी के वर्णों को जाना, उसको लिखने को जाना और अल्फाबेटिकली B, C और D के प्रोनाउंसिएशन को भी जाना। कल के सेशन में मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन के साथ ही साथ अंग्रेजी में बात कैसे करें इस पे चर्चा करूंगा। और मित्रों, हमारे बहुत सारे बिहारी भाई बहन सिर्फ इसलिए अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के आधार पर अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की जाती रही है। मित्रों, आप जब भी हिंदी से अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, आप कभी भी नेचुरल ओरेटर या नेचुरल डिलीवरर नहीं बन सकते। आपको अंग्रेजी में ही सीखना है। और मैं कल बताऊंगा आप लोगों को कि अंग्रेजी में बिना हिंदी का कहीं एक लेटर लाए, अंग्रेजी में ही आप लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे और अच्छे ढंग से बोल पाएंगे। आज से संबंधित यदि कोई भी सवाल हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर दें। कल क्लास आरंभ होने से पहले मैं आप लोगों के सारे सवाल का ही जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास यदि आप लोगों को रोचक लगी हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के बारे में आप अपने मित्रों, दोस्तों, परिचितों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि वे भी घर बैठे अंग्रेजी में प्रवीणता हासिल कर लें और मेरा जो यह मिशन है वह कामयाब हो जाए। आप तमाम लोगों का, तमाम मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।